all of you to self selection board और one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक आपकी तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। आपने सूरज देखा होगा, उससे रोशनी आती है हमारी धरती की तरफ। वो रोशनी में कई टाइप की वेव्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्स एंड गामा। इसमें से सिर्फ हम विजिबल लाइट को ही देख पाते हैं, बाकी किसी भी वेव्स को हम नहीं देख पाते। इन सभी की कुछ वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है एंड एटॉमिक ओपेसिटी होती है, जिसे अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो सिर्फ एनर्जी के नाम पर काउंट करेंगे। अब जरा देखते हैं ये किन किन चीजों पर डिवाइडेड है। देखिए यहाँ पर डिवाइडेड है वेवलेंथ, डिफ्रैक्शन, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन। अब मैंने यहाँ पर दो चीजों डिवीजन कर रखा है, एक ये पार्ट जो बॉक्स से आपको कवर दिख रहा है और एक इसके ऊपर का पार्ट। अब मान लो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ी स्क्रीन क्लियर करता हूं, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन है वो गामा रेज की सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद यहाँ से वो कम होती चली जाएगी। जबकि वेवलेंथ, डिफ्रैक्शन और स्पीड रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद यहाँ से कम होती चली जाएगी। अब सवाल ये आता है कि इसको याद कैसे करें। देखिए इसके लिए एक निमोनिक्स की टेक्निक है। निमोनिक्स क्या होती है, एक पोएम या समझ लो एक याद करने का तरीका है। तो उसमें जो हमने पोएम बनाई है वो ये है, रोमन मैन इन्वेंटेड वेरी अनयूजुअल एक्सरे गन्स। तो जी फॉर गामा रेज, एक्स फॉर एक्स रेज, यू फॉर अल्ट्रावायलेट रेज, वी फॉर विजिबल, आई फॉर इंफ्रारेड, एम फॉर माइक्रोवेव्स एंड आर फॉर रेडियो वेव्स। मेरी सलाह ये है कि सीडीएस के पेपर में पहले आप ये एक जगह पर साइड में लिख लें और इस एरो को बना लें, दोनों एरो को। तो यहां पर सबसे ऊपर लिख दें आप वेवलेंथ, डिफ्रैक्शन एंड स्पीड, DWS, नीचे लिख दें F, E, S एंड R। तो आपको जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर आगे देखेंगे कैसे ये यूज किया जाता है। अब आपको ये बात समझनी है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होती है उसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ओके, अब इसके नीचे क्या आती है 400 नैनोमीटर के, वो आती है यूवी रेज, और इसके ऊपर क्या आती है वो है इंफ्रारेड रेज। ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, या तो आप इसको याद कर लें यहाँ से, या अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अब इसके बाद इनकी एप्लीकेशंस आती हैं, डायरेक्टली पूछी जाती है कि गामा रेज की एप्लीकेशन क्या है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है, पैट स्कैन में काम आती है, रेडियोथेरेपी में काम आती है। फिर एक्सरे की बात करें तो बोन स्कैन में काम आती है, आपकी हड्डी टूट जाती होगी तो एक्सरे देखते हैं। फिर सिटी स्कैन में काम आती है, जो कि मेट्रो में आपने देखा होगा। यूवी रेज की बात करें तो फॉरेंसिक में काम आती है। आरओ प्यूरिफायर, जो हम पानी में प्यूरिफाई करके पीते हैं, उसमें काम आती है। फिर जो हमें विटामिन डी मिलती है वो भी यूवी रेज से ही मिलती है। विजिबल लाइट की बात करें तो विजन मतलब देखने के लिए काम आती है, एंड प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस में काम आती है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इंफ्रारेड रेज की। इंफ्रारेड रेज काम करती है हीट करने का कोई भी चीज, या वो नाइट विजन में भी हम यूज करते हैं। थर्मल स्कैनिंग आपने देखा होगा, जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आपका जो लगेज है वो थर्मल स्कैनिंग से चेक होता है, जिसमें आपकी ऑब्जेक्ट रेड, ग्रीन या येलो ऐसी दिखती है। फिर जो आपने टीवी रिमोट देखा होगा, उसमें जैसे ये टीवी है तो इसमें जो लाइट सी होती है जो जलती है रेड रंग की, वो इंफ्रारेड रेज होती है। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी होती है कि जो आपका वेदर है उसके बारे में पता लगाएं, तो वो थर्मल स्कैनिंग से पता लगाते हैं कि आज कहाँ ज्यादा गर्मी है और कहाँ ज्यादा ठंडक है। फिर लास्ट आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स यूज होती है ओवन में, ब्लूटूथ में। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइट हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वो कह रहा है कि इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की या लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनके रिगार्डिंग सही है रेडिएशन और लाइट के लिए? यहां पर इसने नॉट लगा दिया है, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। मैं तो अपनी स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। तो यहां पर पहला ऑप्शन है, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड इज मोर देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ये यहां पर इंफ्रारेड रेज की बात कर रहा है एंड अल्ट्रावायलेट रेज की बात कर रहा है, तो पूछ रहा है वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो आपको फिर से इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। यहां पर मैं आपके लिए स्क्रीन क्लियर करता हूं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है इंफ्रारेड रेस, यहाँ पर दिख रही है अल्ट्रावायलेट रेस। मैंने क्या कही थी कि जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव से
शुरू होती है, यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद कम होती चली जाती है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो वेवलेंथ ज्यादा होगी वो इंफ्रारेड रेज की होगी एज कंपेयर टू अल्ट्रावायलेट रेज। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट हो गई सही, ए वाली। वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट रे, ये बात भी सही हो गई। अगर आपने जस्ट अभी ऑब्जर्व किया हो तो आपको दिख गया होगा कि विजिबल रेज की वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होती है। अगली स्टेटमेंट ये कहती है फोटोन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ इंफ्रारेड लाइट। अभी एनर्जी की बात कर रहा है, यहाँ पर मैंने एनर्जी भी बोला था। अब एनर्जी देखो, एनर्जी यहाँ से सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यहाँ से एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हमारे सवाल में जो थी वो थी कि विजिबल लाइट की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंफ्रारेड लाइट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही हो गया। अब बचा डी, फोटोन एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट इज लेसर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, ये गलत हो गई। अल्ट्रावायलेट की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। तो हमारा आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा टफ लगेगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये टर्म्स आ गए, इनसे मत डरो, सिर्फ ये एनर्जी शब्द देखो, इस एनर्जी शब्द का खेल है सारा। फोटोन ऑफ एक्स-रे हैज एनर्जी ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट, a photon of visible radiation has an energy of 3 electrovolt. In this context, which one of the following statement is not correct? अब यहाँ पर ये फोटोन वोटोन भूल जाओ, यहाँ पर सिर्फ एक्स रे ध्यान रखो और विजिबल रेडिएशन देखो, और ये एनर्जी से इतना मत घबराओ, इस एनर्जी का कोई मतलब कुछ खास है नहीं, बस हमने जो एनर्जी का प्रिंसिपल समझा था आपको उसको ध्यान देना है। क्या था वो कि एनर्जी जो होती है गामा रेज की तरफ से डिक्रीज होना शुरू होती है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, एक्स रेज में होगी, और उसके बाद विजिबल रेज में होगी। और यही बात वो ये कह रहा है कि जो एक्स रेज है उसकी एनर्जी है 1 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट और जो विजिबल रेडिएशन है उसकी है 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आपको यहाँ कहानी समझ में आ गई होगी। अगली बात ये कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ एक्स रे फोटोन इज लेस देन दैट ऑफ द विजिबल एक्स रे रेडिएशन, ये बात तो सही है। जरा अगर आप यहाँ पर देखो आपको दिखेगा कि जो वेवलेंथ की होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर इस डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं पहले वाली पिक्चर में तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि मैंने कहा था वेवलेंथ यहाँ से डिक्रीज हो रही है। फिर अगर हम आगे चले तो इसमें अगली स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बोथ ऑफ द फोटॉन्स हैव अ डिफरेंट एनर्जी, दोनों फोटॉन्स की डिफरेंट एनर्जी, ये बात भी सही है। द स्पीड ऑफ द बोथ फोटॉन इन वैक्यूम आर डिफरेंट, दोनों फोटॉन की जो स्पीड है वैक्यूम में अलग होगी। यहां पर ही मैं आपको कुछ नई चीज सिखाना चाहूंगा। पहले डी वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे फोटॉन इज हायर देन दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी पे जाएं हम तो फ्रीक्वेंसी कहां से डिक्रीज हो रही है, गामा रेज की तरफ से डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर क्या होगा कि एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और विजिबल की कम होगी। यहां तक आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। तो यहां पर भी क्या यही कह रहा है, हाँ एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और विजिबल रेडिएशन की कम है। और यहां पर है कि स्पीड वाला जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट था, तो आपको यहां पर एक बात जाननी है कि कोई सी भी रेज हो, कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, उन सब की स्पीड वैक्यूम में सेम होती है। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आते हैं ना, ये तो यहां तक मतलब अगर यूनिवर्स में है ये मतलब वैक्यूम में है तो सबकी स्पीड सेम है, पर जैसे ही वो अर्थ पे आएंगे, तो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे उनकी स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इफ द वेवलेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द अल्ट्रावायलेट विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस आर गिवन एज UV, visible and infrared respectively, then which one of the following gives the correct relationship among these wavelength? अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन आया था 2018 में, अगर मैं गलत नहीं हूं 2018 के सेकंड पेपर में, मेरा ही पेपर है ये, और मैंने आप देखोगे यहाँ पर सी मार्क कर रखा है, मुझे तब पता नहीं था। तो इसका आंसर है डी। जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा है इनमें से इंफ्रारेड रेज की, उसके बाद विजिबल की, और लास्ट में है यूवी की। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ओके, ये होता है वीडियो का एंड। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स की जगह हमने हीट चैप्टर कंप्लीट किया है, यहाँ पर ग्रेविटेशन को कंप्लीट किया है, सेंटर ऑफ मास रोटेशन को खत्म कर दिया है। फिर यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी हमारे कोर्स में नहीं है, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑप्टिक्स पार्ट 4 जो मैंने आपसे कहा था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पर उसमें कंप्लीट हो गया ये। अब बचा यूनिट एंड मेजरमेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो वो दो लेक्चर भी आपके सामने जल्दी ही आएंगे। उसके बाद हमारा फिजिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा।
एंड फिर जुलाई 31 से हम सभी पास्ट ईयर पेपर देखेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। मोर प्रैक्टिस करनी है आपको जुलाई 31 तक, तो जुलाई 31 से मैं कराऊंगा, बट आपकी खुद की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और रिकमेंडेशन मेरी यही है, खाली सीडीएस की तैयारी मत करो, मतलब खाली सीडीएस के पेपर की तैयारी से मत करो, क्योंकि यूपीएससी अपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, वो अपने कंसेप्ट रिपीट करता है। तो ये जो 3 किताबें हैं, एक है बीके कॉम्पिटिटिव गुरु की, दूसरी है दिशा पब्लिकेशन की, एंड तीसरी है लूसेंट की। इन तीनों में से कोई सी भी किताब आप पिक करो और प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज। और अलग अलग एग्जाम के देखो, हर अलग एग्जाम का लेवल होता है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, सीडीएस में कभी कभार एनडीए के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एनडीए तक के लेवल के। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपको एक एज दे देते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये आपको बेसिक वाले जो क्वेश्चंस हैं, मतलब 75% तो करा ही देंगे। 25% का जो एज लेना है आपको, वो प्रैक्टिस से लेना है। तो ये होता है मेरी तरफ से वीडियो का एंड। जय हिंद।